हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन को कवर करेंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं इसी चैनल पे, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन को कवर किया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला लाइफ प्रोसेस का, इसमें हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भैया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होते होंगे। नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग टर्म्स है, उसको मैं अभी बता देता हूँ लेक्चर को शुरू होने से पहले ही, ठीक है। जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग का मतलब सिंपली ऑक्सीजन का अंदर लेना, यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, यानी एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी चीज को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया है, उसी ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एनर्जी बनाने का काम किसका होता है? रेस्पिरेशन का। तो आप लोगों को इसमें समझ में अभी अभी थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग का मतलब सिंपली ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना बाहर, इस चीज को ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हमने लिया है, उसी ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, जो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी कैसे मिलेगा? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा? जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हमने लिया है अंदर, उसी ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को हम तोड़ देंगे, जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो इस चीज को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। देखो, हमने समझने को तो समझ लिया रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है, लेकिन उसको लिखना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या आएगा, हमसे एग्जाम में कोई पूछेगा तो नहीं, हमसे एग्जाम में लिखने को आएगा, तो हम लोग लिख लेंगे। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, उसी तरह आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ा बहुत लिखते रहिए। आप लोगों को एज इट इज एग्जाम में छाप के आ जाना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाई which living organism including humans take in oxygen, ठीक है, take in oxygen from environment and use it to produce, एक मिनट भाई साहब, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन the body breaks down food molecules जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी CO2 एंड H2O, यानी एक मिनट, ठीक है, CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस फंक्शन सच एज ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ की जरूरत होगी, और मोमेंट में भी जरूरत होगी, ठीक है, मोमेंट एंड रिपेयर। जो मैं लिखवाया हूँ वो बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमने जो अंदर लिया है, उसी ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ले लेना, इसी चीज को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और उस जो सांस लिया, जो ऑक्सीजन लिया, उसका यूज करके ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी निकाल लिया, इस चीज को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखा है, दिस एनर्जी यूज फॉर द वेरियस फंक्शंस सच एज ग्रोथ, मोमेंट एंड रिपेयर, यानी जब
एनर्जी बनेगा, एनर्जी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, बॉडी के हर एक छोटे से छोटे सेल तक जाएगा, बॉडी के हर एक छोटे से छोटे ऑर्गन तक जाएगा, छोटे से बड़े ऑर्गन छोटे से बड़े सेल तक जाएगा। तो सबको जिंदा रहने का अधिकार है हमारे बॉडी में। तो जिंदा कैसे कोई रहेगा? जब उसको एनर्जी मिलेगी तभी ना जिंदा रहेगा। एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तभी ना एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा कैसे? जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्रीदिंग के थ्रू, तभी तो जो है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा। बिल्कुल सही, यही ये पूरा जो है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का सार है। ठीक है, आगे लिखने की कोशिश करते हैं। आगे इसमें हमको क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें आखिर में होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग करके लिखते हैं। क्या है हेडिंग? हमारा हेडिंग है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या माल मटेरियल इन्वॉल्व है उसको देखते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये भी बुरा ना बन जाए कि हमको पढ़ा नहीं रहे, अपने मजा ले रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट इसमें क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन करने का पहला एक जो है इम्पॉर्टेंट रूट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मार्ग कह सकते हो, ब्रीदिंग है। सांस हम लोग लेंगे जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तभी ना रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल चल जाना भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है देखते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दी, यहाँ पे 100% कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, देखो आल्वेलाई, किसको किसको पता है कि आल्वेलाई क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर आल्वेलाई होती है। ठीक है, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं, आल्वेलाई। क्या है? आल्वेलाई, आल्वेओलाई। ठीक है, आल्वेलाई है। और जस्ट आल्वेलाई के चारों तरफ क्या होती हैं? आल्वेलाई को ब्लड कैपलरी चारों तरफ से घेरी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा? ब्लड कैपलरीज, ब्लड कैपी हेलो यार, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये देखो ये आल्वेलाई हो गया है, ब्लड कैपलरी। अब क्या होगा? अब होना क्या भी चाहिए? ठीक है, होना क्या चाहिए? देखो बाहर से ऑक्सीजन आया, कहाँ पे? ऑक्सीजन आया अल्वेलाई में। ऑक्सीजन बाहर से अल्वेलाई में कैसे आ गया? हम लोग सांस ले लिए, सांस ले लिए तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आएगा, हमारे लंग्स में आएगा ऑक्सीजन। लंग्स में ही तो ये अल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। जब लंग्स में जाएगा तो अल्वेलाई में क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, तो अल्वेलाई में ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन अल्वेलाई में आ गया तो ये डिफ्यूज करके कहाँ भेज देता है? ब्लड कैपलरीज में ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ब्लड कैपलरीज में ऑक्सीजन को भेज दिया तो ये ऑक्सीजन खून के साथ तैरता तैरता कहाँ चला जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ चला जाएगा? बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल तक, हर एक छोटे बड़े ऑर्गन तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे कहने का मतलब बाहर से बॉडी के अंदर से उस ऑर्गन से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एयर, यूज्ड एक तरीके से कह सकते हैं मटेरियल आ रहा होगा, जिसको क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गया? ब्लड कैपलरी में आ गया। ब्लड कैपलरी से फिर डिफ्यूज होकर कहाँ पे चला गया? अल्वेलाई में CO2 चला गया। ठीक है, अब ये CO2 अल्वेलाई में चला गया तो ये CO2 अल्वेलाई के थ्रू कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, यानी हमारे जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब, इसको पूरा समझो। देखो देखो ये मान लो कोई ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन या कह सकते हैं टिश्यू है, टिश्यू है। ठीक है, ये टिश्यू है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन आ गया ब्लड के साथ, ये टिश्यू यूटिलाइज कर जाएगा। जैसे टिश्यू यूटिलाइज कर जाएगा तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, वेस्ट मटेरियल में बदल जाएगा। तो ये जो CO2 है, जो टिश्यू CO2 बना दिया, इसको ऐसे ऐसे घुमाता घुमाता CO2 फिर कहाँ ले जाएगा? यहाँ पे ब्लड कैपलरी में लाएगा। अब ब्लड कैपलरी से CO2 डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा? अल्वेलाई में। अल्वेलाई से बाहर चला जाएगा, फिर ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगा, फिर यहाँ से डिफ्यूज करके फिर बॉडी में चला जाएगा। ऐसे होती है, ऐसे क्या होती है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, यानी लंग्स में रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, अब गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? देखो यहाँ पे कैपलरीज है, ब्लड कैपलरीज में
ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गया तो ये ट्रैवल ही कर रहा है ना, इसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ तक, टिश्यू तक, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन आ रहा है, टिश्यू क्या कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर दे रहा है, यूटिलाइज करके क्या कर रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर चला जा रहा है, इसी चीज़ को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो रहा है, टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेशन या इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर एकदम लास्ट क्या होगा, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले हमने जो है कि ऑक्सीजन को अंदर लिया, फिर सारा प्रोसेस हो गया, जो वेस्ट मटेरियल या कह सकते हैं वेस्ट एयर जिसको कार्बन डाइऑक्साइड हमने नाम दिया है, उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग पायरुवेट बुलाते हैं। तो पायरुवेट क्या होता है, इसको भी एक हाथ से देख लेते हैं, पायरुवेट चल जाना यार, हटो, पायरुवेट होता क्या है देखते हैं। देखो, किसको किसको पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला किसको किसको पता है ना, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। अब मुझे कोई बता दे कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई बता सकता है, कमेंट में तुरंत बता दो। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा ये बता दो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंस उनके बीच में कैसे हम लोग जानेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें या तो कार्बन होता है या तो हाइड्रोजन होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते उन्हें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन में कितने ग्लूकोज में कितने कार्बन है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ग्लूकोज के फार्मूला में कार्बन कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है। अब देखो 6 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 6 कार्बन को दो बारी में तोड़ेंगे तो कितने कितने कार्बन बचेंगे, 3 कार्बन एक और 3 कार्बन एक तरफ, ठीक है। अगर हम लोग 6 कार्बन ग्लूकोज को 2 बार में तोड़ेंगे यानी बीच में से काट देंगे तो 3 कार्बन इधर हो जाएगा, 3 कार्बन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, 3 कार्बन, यार क्या कर रहा है तुम, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यही पूरा डिफिनेशन इससे मैं बना देता हूँ किसका, पायरुवेट का, कि 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है कितने कितने कार्बन में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, तो इस चीज़ को पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन क्या होता है पायरुवेट का, लिख ले दो, पायरुवेट का डिफिनेशन क्या होता है लिखते हैं, पायरुवेट का डिफिनेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी एक मॉलिक्यूल का मतलब कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, यार क्या कर रहे हो तुम, डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट।
यानी सिंपली 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बन जाता है। इस चीज को पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, पायरुवेट समझ में आया। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बन जाता है। इस चीज को पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, तो पायरुवेट कितने बनेंगे? 2 पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन होंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, कितने लोगों को पता है? सॉरी, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन बता सकता है? रेस्पिरेशन सिंपली 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लिखते हैं रेस्पिरेशन यानी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको लिखते हैं, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है आओ देख लेते हैं इस चार्ट से। ठीक है, ये टेबल पढ़ने से पहले ये जो नीचे अगर नहीं, जो एक फ्लो चार्ट है इसको पढ़ना जरूरी है, ये रिएक्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ग्लूकोज की बात की जा रही है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्शन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को कहते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, जिसको पायरुवेट बोलते हैं। तो ये पायरुवेट बन गया साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब पायरुवेट बन गया है तो पायरुवेट अब आगे रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे करेगा? या तो एकदम ऑक्सीजन नहीं है या तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और साइंटिस्टों का मन इतने से नहीं भरा, उन्होंने क्या किया? बीच का एक बिच्छू इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन हो रहा है ईस्ट में हो रहा है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका नाम है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब एनारोबिकली तरीके से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका नाम क्या होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कहाँ बन रहे हैं? ईस्ट में हो रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी एरोबिक तरीके से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी सब में ही बनेगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यही 2 रिएक्शन होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट दे दिया, यानी हमारे अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, तो उसको देखते हैं, फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे मसल सेल में होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल्स में तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड बनता है। अब इसको समझने वाली बात है। ठीक है, अब तुम बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, विगरस कंट्रैक्शन, मसल्स में कंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो कुछ समय तक आराम से दौड़ोगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? तुम्हारे पैर में थकान महसूस होगा। ठीक है, थक जाओगे और तुम्हारे मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स की जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बहुत कम हो जाती है, लेकिन हमें चाहिए क्या? उस समय जब हम लोग दौड़ रहे हैं तो हमारे मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को हमारी बॉडी पूरी नहीं कर पाती है, इसीलिए हम लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं जब दौड़ते हैं, फिर भी वो मसल्स अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पा पाता है। जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पा पाता है तो यही कंडीशन आ जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट आ जाता है तो क्या होता है? वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हमें हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें थकान महसूस होता है, हमारे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे हमने कह दिया है। ठीक है, ये होते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंसेप्ट। अब आओ इस टेबल को देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके लिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम कर लेता है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में और लैक्टिक एसिड मसल्स में। जब हम लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड अकोमुलेट हो जाता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं और हम लोग दौड़ नहीं पाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। और दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी पूरा नहीं कर पाती है, उस ऑक्सीजन के सप्लाई को रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, थकान महसूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ को। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लो एनर्जी ईल्ड। अगर बात एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शली ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी जो ग्लूकोज है ब्रेकडाउन होता है तो कंप्लीट जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इथेनॉल, जो कि फर्मेंटेशन है, और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इथेनॉल कैसे बनता है, शराब कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से, आप लोगों को पहले से पता होगा। और जो कि मसल्स में एप्लीकेबल नहीं है, कॉमन प्रोसेस ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटीज कॉजिंग क्रैम्प्स। ठीक, अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंडीशन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो क्या होगा, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे बॉडी में। और एटीपी प्रोडक्शन, प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, कौन प्रोड्यूस करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस बनेगी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एटीपी बनेगी। ठीक है, ये बात हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं एरोबिक एनारोबिक, दो देख लिया हमने, देख लिया कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारा पैर दर्द क्यों करने लगता है, इस चीज़ को देख लिया। अब इसको लिख भी लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ के तो कोई पूछेगा नहीं, पूछ के तो कोई नंबर नहीं देगा एक्सेप्ट वाइवा प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम में हमको क्या होगा, लिखना ही होगा। ठीक है, तो लिखना होगा तो इसको भी लिख लेते हैं। और लिखते हैं पेन इन लेग मसल्स while रनिंग, मतलब हम लोग दौड़ते हैं बहुत तेज़ी से तो हमारे मसल्स में पेन क्यों होने लगता है, पैरों की मसल्स में पेन क्यों होने लगता है, तो इसको लिखते हैं ड्यू टू intense running, due to intense running human muscle cell, यार क्या हुआ, मसल सेल्स रेस्पायर एरोबिकली, मतलब एनएरोबिक तरीके से रेस्पायर करने लगता है। when they do not receive sufficient oxygen they break down glucose in the absence of oxygen to make lactic acid, the accumulations of lactic acid causes muscles cramps। मतलब ये वही बोल रहा है जो मैं बता चुका हूँ कि हमारे पैर में जब हम लोग दौड़ते हैं तो पेन क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी को, उस मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जबकि हमारा बॉडी उस मसल्स का जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प्स
ये सब दर्द वर्द करने में, पेन करता है, ठीक है, और क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो उस मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक टर्म आता है एटीपी। एटीपी किसको किसको पता है एटीपी क्या होता है? एटीपी अक्सर आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में सुना होगा कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, लिखते हैं एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो टर्म होते हैं, एटीपी, एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। उसके आगे लिखते हैं एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फाउंड इन सेल्स। उसके आगे क्या लिखा है? इट हैज थ्री phosphate group making it a ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है? एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज much like a battery power various devices। अभी लिखते जाइए, फिर उसके बाद समझते हैं। इट इज essential for process such as protein synthesis, muscle contraction and other cellular activities या फंक्शंस, ठीक है। देखो, कहने का पूरा मतलब है कि एटीपी होता क्या है। एटीपी एक तरीके से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की तरह वर्क करता है। मतलब इसमें एनर्जी कूट के भरी होती है। जैसे बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? पूरे डिवाइस को पावर देता है, यानी बल्ब को पावर देता है, पंखे को पावर देता है, जिसकी वजह से बल्ब जलना शुरू हो जाता है, पंखा स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह जो एटीपी होता है, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी अपने मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी देता है, एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी हमारे बॉडी को मिल जाती है, जिससे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, सेल का एनर्जी है, ठीक है। सेल या बॉडी में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अपना एनर्जी निकाल के एटीपी क्या करता है? सेल को दे देता है। अब एटीपी के अंदर एनर्जी आया कैसे? जब हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल, एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होकर एटीपी में क्या होती है? सिंथेसिस हो जाती है, एक तरीके से कर सकते हैं, स्टोर हो जाती है। अब वही स्टोर हो जाती है, तो जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी क्या करती है? एनर्जी निकाल के दे देती है। दो टर्म होते हैं, एटीपी, एडीपी। तो एटीपी हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं एडीपी क्या होता है, ठीक है। एडीपी, डी का मतलब होता है डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको आईपी को
आईपी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। अब एडीपी यानी डाई वाला और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, मतलब एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो डाई फॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी एटीपी टूट के एक एडीपी बनाता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन प्लांट में लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है पूरा तरीका देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट हमारा खत्म हो चुका है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन लेक्चर 4 में देखेंगे। इससे पहले जो लेक्चर दोनों अपलोड हो चुका है उसको आप लोग देखिए, ठीक है, और इस लेक्चर को देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अच्छा नंबर आएगा मेरी गारंटी है। क्योंकि यार देखो 50% कंपटीशन वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्लास 10 CBSE बोर्ड में, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें चीज़ें लिखनी होगी, कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। एक एक चीज़ों पे हमें बारीकी से काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लाइफ प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं पे। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितने टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है सीबीएसई में सारे हम लोग देख लेंगे। आप लोग क्या कीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। आप लोगों को 10th में 95% से ज़्यादा मैं ला कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि यार बायो पढ़ रहे हो, एक ही चैनल में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी बायो, मतलब समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड व्यक्ति है। एक सब्जेक्ट में मेरा पूरा कमांड बायो में है, ठीक है। बायो में मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ, इसलिए मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देखते हैं, लेकिन अभी आप लोग बायो को फॉलो कीजिए, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए, सारा चीज़ एकदम स्मूथ चला जाएगा।